हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेल। जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, यानी वो सिस्टम जो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए मौजूद है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और नेम भी है जिसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: पेयर ऑफ किडनीज़ पर, पेयर ऑफ यूरेटर पर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। अगर मैं बात करूं तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है, यूरिन। फिर ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं ये जस्ट एज ए पाथवे के तौर पर काम करती हैं, यानी ये एक पाथवे है जिससे यानी ह्यूमन इसे एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल यूरिन को। अब ये किडनीज़ को दिखाया गया है। जो राइट साइड पर किडनी है वो आपको स्मॉलर इन साइज दिखाई दे रही है और जो लेफ्ट साइड पर किडनी है वो लार्जर इन साइज दिखाई दे रही है। अब जो राइट साइड पर किडनी है वो स्मॉलर इन साइज क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग जब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो जब फीड करता है तो उसके अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी जो राइट किडनी है वो सही से डेवलप नहीं होती, तो इसलिए ये स्मॉलर इन साइज होती है। अगर हम किडनी की लोकेशन की बात करें तो किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, डायफ्राम के नीचे। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड हैं, 3 सेंटीमीटर थिक हैं और इनका वेट 150 ग्राम है। अब इस पिक में आपको दिखाया गया है ह्यूमन किडनी अनाटमी। अगर इसमें आपको ह्यूमन किडनी दिखाई गई है, इसमें आपको डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। किडनी का जो इनर पोर्शन होता है, अगर सबसे पहले हम बात करें आउटर पोर्शन की, किडनी का जो आउटर कवरिंग है या जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। और किडनी का मोस्ट इनर रीजन हमारे पास मेडुला होता है और उसके बाद इनसाइड आउटर मोस्ट रीजन हमारे पास कॉर्टेक्स होता है। इसमें आपको दिखाया गया है क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फाइब्रस कैप्सूल, यानी किडनी पर जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सूल होता है और उसके इनसाइड जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और इसके इनर साइड पर जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी मेडुला है। यानी कैप्सूल किडनी की आउटर कवरिंग हो गई, कॉर्टेक्स इसका इनसाइड आउटर मोस्ट रीजन हो गया और मेडुला इसके इनसाइड इनर मोस्ट लेयर हो गई। और इसके अंदर मुख्तलिफ पैरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम रिनाल पैरामिड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको ब्लड सप्लाई कैसे होती है। लास्ट टाइम आप अगर पिक में देखें तो यहाँ आपको रीनल आर्टरी दिखाई दे रही है। जो रीनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर जब वो ब्लड यहाँ पर किडनी के अंदर फिल्टर हो जाता है तो इसमें यानी ब्लड में डीऑक्सीजनेशन हो जाती है जिसे रीनल वेन लेकर जाती है। यानी किडनी के अंदर ब्लड कौन लेकर आ रहा है? रीनल आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको बाहर लेकर कौन जा रहा है? रीनल वेन एज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है। अब इसमें वही बताया गया है पार्ट्स ऑफ किडनी के आउटर रीजन आपके पास कैप्सूल है, इनर मोस्ट रीजन आपके पास मेडुला है, जो इनसाइड आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। और इसके अंदर किडनी के अंदर हमें डिप्रेशन देखने को मिलती हैं, उसे हम कहते हैं हीलियम। इसके बाद जिस तरह से नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, इसी तरह किडनी का भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। और किडनी के अंदर ये वही स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। यूरिन की प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है रीनल करप्सल और सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल करप्सल में भी इसके यानी दो पार्ट्स हैं, बोमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। बोमैन कैप्सूल क्या है और ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर टफ कैपिलरीज का एक गुच्छा है, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा है। बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यही ग्लोमेरुलस होता है। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें सब ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि बोमन कैप्सूल से आगे एक्सटेंड करती है ट्यूब्यूल, उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। फिर इसके बाद नीचे की तरफ एक लूप अराइज होती है या जो दिखाई देती है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ फैनले। ये यू शेप्ड लूप हमें देखने को मिलती है नेफ्रॉन के अंदर जिसे हम लूप ऑफ फैनले कहते हैं। और लास्ट में हमें एक ट्यूब और देखने को मिलती है जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें देखें जो कैपिलरीज का गुच्छा है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये जिस कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं।
और ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे की तरफ लूप आ रही है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं, फिर वहीं से यूरिन रिलीज हो जाता है। अब इसमें आपको दिखाया गया है कि हम अब पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब इस पिक में देखें, एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या करता है, ब्लड लेकर आता है ग्लोमेरुलस की तरफ यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के पास। फिर क्या होता है कि इससे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, यानी जो ब्लड का यूजफुल पोर्शन है, यूजफुल मटेरियल है, वो यहाँ पर फिल्टर होता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है जिससे यानी ब्लड का यूजफुल मटेरियल फिल्टर हो जाता है। अगर इसके बाद भी कोई यूजफुल मटेरियल बच जाए तो वो मटेरियल आप देखें नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है लूप ऑफ हेनले में। फिर लूप ऑफ हेनले के ऊपर कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। फिर जो मटेरियल यूजफुल बच भी जाए तो लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन्हीं कैपिलरीज से, और फिर यही कैपिलरीज दोबारा ब्लड की तरफ लेकर जाती हैं इस वाटर को। फिर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें क्या होता है, सर्टेन आइंस वगैरह जो कि हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, सोडियम आइंस, पोटाशियम आइंस, उनकी रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होती है। फिर यहाँ पर भी कैपिलरीज का एक गुच्छा है, फिर ये इनसाइड कैपिलरीज मूव कर जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ जाता है। अब जो मटेरियल बचता है वो वेस्ट मटेरियल है, वो कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए फ्लो हो जाता है, यानी जो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है वो यूरिन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हार्मोन भी इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें, एक है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इसी लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में अहम किरदार अदा करता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है एल्डोस्टेरॉन। अब इस पिक में आपको क्लियर करके दिखाया गया कि मटेरियल यहाँ पर आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर मूव कर रहा है कैपिलरीज के अंदर, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आइंस वगैरह मूव कर रही हैं, और वेस्ट मटेरियल थ्रू कलेक्टिंग डक्ट रिलीज हो रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैकेनिज्म में हमें एक काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जो यानी ब्लड है इन ट्यूब्स के अंदर तो यहाँ से मूव कर रहा है कैपिलरीज के अंदर। जो ये डक्ट्स है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट्स, इनके अंदर जो ब्लड है वो एक डायरेक्शन में है, जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी दोनों जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, डक्ट्स के अंदर फ्लो ऑफ मटेरियल और कैपिलरीज के अंदर ब्लड का फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ब्लड फ्लो कैसे करता है थ्रू किडनी। मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लड इंटर्स होता है किडनी के अंदर थ्रू रीनल आर्टरीज। मैनी आर्टरीज जब मिलती हैं तो आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, यही आर्ट्रियोल्स फिर क्या करती हैं, नेफ्रॉन्स की तरफ लेकर आती हैं ब्लड को। ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है ना, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और ग्लोमेरुलस ही वो फर्स्ट साइट है जहाँ पर यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिन की फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम्स के ज़रिए, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। जो फिल्ट्रेशन होती है, अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी जो ब्लड का फ्लो है एफरेंट आर्ट्रियोल्स लेकर आती हैं ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को। यहाँ पर मोस्टली जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, और जो ग्लोमेरुलस में मटेरियल फिल्टर होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी मदद से ये फिल्टर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फिर इसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन। जो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है वो इस ट्यूब्स के अंदर स्टार्ट होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये ट्यूब्स कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से होता हुआ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब हमने देखा कि वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और जो आइंस वगैरह हैं वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्ब हुई। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से स्टार्ट होती है, और मेन जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलती है। डिसेंडिंग के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, असेंडिंग के अंदर आइंस वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन है।
फिर लास्ट स्टेप हमारे पास है सिक्रीशन। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है। अब ये वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज़ होता है, एक प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये है कि मटेरियल जब लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो सिक्रीशन जो होती है वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें यानी एटीपी रिक्वायर होती है। तो इस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होती है और इस तरह से एक्सक्रीट हो जाती है। तो यही था आज का टॉपिक।